तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माना A क्रॉस B एक समुच्चय इस प्रकार है। वन ए, वन बी, टू ए, टू बी, थ्री ए, थ्री बी। इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 होगी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उप समुच्चयों की संख्या हम किस तरह से ज्ञात किए हैं, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 टू द पावर n का फार्मूला लगाते हैं, जहां n क्या होता है? उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। जहां n क्या होता है? उप समुच्चय में उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। बात समझ में आए? तो यहाँ पर टोटल 6 अवयव हैं, तो हमने 2 टू द पावर कितना लिखा? 6। तो A क्रॉस B में हमें पता चल गया कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 64 है। एक बात ध्यान रहे, हम 64 उप समुच्चयों को तो लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उप समुच्चय लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1A, 1B, 2A, 3B, यह इसका एक उप समुच्चय होगा। एक और लेते हैं, क्या ये भी एक इसका उप समुच्चय है? इसी प्रकार 1A, 2B, 3A, यह भी इसका एक उप समुच्चय होगा। तो इस तरह से कुल टोटल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? 64। कुल कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? 64। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी उप समुच्चय हैं, ये जितने भी उप समुच्चय हैं, ये सभी के सभी एक रिलेशन है। ये सभी के सभी एक क्या है? रिलेशन है। इसको हम R1 कह सकते हैं, इसको हम R2 कह सकते हैं, इसको हम R3 कह सकते हैं। तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 64 है। तो यहाँ पर टोटल बनने वाले रिलेशन कितने हो सकते हैं भाई? R64। टोटल उप समुच्चयों की संख्या 64, तो टोटल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 64। और ये जो 64वां उप समुच्चय होगा वो क्या होगा? रिक्त उप समुच्चय, और इसको हम लोग कहेंगे रिक्त संबंध। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त संबंध। एक उप समुच्चय ऐसा भी आएगा, A क्रॉस B का एक उप समुच्चय ऐसा भी आएगा जिसमें ये 6 के 6 अवयव आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। तो आप लोगों को मैं बता दूं संबंध क्या है। A क्रॉस B का एक उप समुच्चय है। तो बेसिकली संबंध की एक परिभाषा हमें मिल गई, वो क्या है? A क्रॉस B का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध होता है। A क्रॉस B का प्रत्येक उप समुच्चय क्या होता है? संबंध होता है। अब हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन संबंध। अब रिलेशन में मैंने आपको बताया A क्रॉस B का एक प्रत्येक उप समुच्चय होता है। तो आपसे यदि आपसे कोई पूछ दे कि संबंध क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? रिलेशन इज नथिंग। रिलेशन कुछ भी नहीं है, बल्कि
यह क्या है, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। संबंध ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, संबंध ए क्रॉस बी का एक क्या है, उप समुच्चय है। वो भी कब, जब संबंध ए से बी में डिफाइन हो। जब संबंध ए से बी में डिफाइन हो। आप लोगों को पता होना चाहिए, खुद से मेरा खुद का रिश्ता क्या होगा भाई, मैं खुद हूँ ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरे माता पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरे और भी रिश्तेदार हैं, जैसे मेरे चाचा हो गए तो वो मेरे अंकल हैं और मैं उनका भतीजा हूँ। तो रिलेशन बताने के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार हम लोग जब गणित पढ़ते हैं और रिलेशन की बात की जाती है तो उसमें दो समुच्चयों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ए में अवयवों की संख्या m हो और बी में अवयवों की संख्या n हो, यदि ए में अवयवों की संख्या m हो और बी में अवयवों की संख्या n हो, तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या आएगी, 2 to the power mn। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यदि ए में अवयवों की संख्या m हो और बी में अवयवों की संख्या n हो, तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 to the power mn। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हों और बी कोई समुच्चय है 1 और 2, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आएगा, 3 into 2, 3 into 2 यानी कि 6। यदि ए समुच्चय कुछ इस प्रकार है और बी समुच्चय कुछ इस प्रकार है, तो n ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, 6 अवयव आएंगे। तो चलिए देखते हैं संबंध क्या है। संबंध वास्तव में क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, रिलेशन यानी संबंध। संबंध हमेशा दो समुच्चयों के बीच बताया जाता है। यदि कोई संबंध ए से बी में है तो हम ये कह सकते हैं संबंध ए क्रॉस बी का एक ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। संबंध ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। यदि आपसे कोई भी संबंध की परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे, यदि संबंध ए से बी में डिफाइन है तो संबंध ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। यदि संबंध एक्स से वाई में डिफाइन है तो संबंध क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई का एक उप समुच्चय होगा। इस प्रकार यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हों, m अवयव हों और समुच्चय बी में n अवयव हों, तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 to the power m, 2 to the power mn। अब हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए एक समुच्चय है और बी एक समुच्चय है, तो इसमें कितने अवयव हैं, 3, और इसमें कितने अवयव हैं, 2।
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे? 6। टोटल अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 6। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? भाई ए क्रॉस बी क्या है? एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? टू टू द पावर n, जहां n क्या है? जहां n क्या है? किसी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या। और यदि हम उप समुच्चय किसका ज्ञात कर रहे हैं? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 6 कितनी आएगी? 64। तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने होंगे? ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 64। कितनी होगी? 64। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 64। तो आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया। आप ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 टू द पावर n। और मैं कह दूं यदि ये उप समुच्चयों की संख्या ए क्रॉस बी की हमें पता करनी है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 2 टू द पावर n a इंटू n b। और n a क्या है? m है। और n b क्या है? n है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? m n। तो चलिए हम इसे एरो डायग्राम से समझते हैं। संबंध का एक एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तीर आरेख। बहुत ही सरल है, यदि आप इसको समझ गए तो ये समझ लीजिए रिलेशन आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आर, कोई एग्जांपल लेते हैं। आर कुछ ऐसा है 1a 2b एंड 3b। हमने एक एग्जांपल लिया 1a 2b एंड 3b। और यहाँ पर हमने ए जो माना है वो क्या है? 1 2 3। और जो बी हमने माना है वो क्या है? ए बी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। ए क्रॉस बी का एक क्या है? उप समुच्चय है। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। और आपको पता होना चाहिए प्रत्येक उप समुच्चय क्या होता है? एक संबंध होता है। तो हमने एक उप समुच्चय ले लिया जिसे मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। आर यानी कि संबंध जब बताएंगे हम तो इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए इसको हमें एरो डायग्राम में प्रदर्शित करना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आर में जो पहले घटक होते हैं उसे हम ए में लिखेंगे। यदि ये ए हो और ये बी हो तो पहला घटक क्या है? ए है। और जो दूसरा घटक है वो क्या है? बी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन है ना इसका एक उप समुच्चय है। तो इस बात का ध्यान रहे कि ए में जितने भी अवयव आएंगे हम उन्हें यहाँ पर नोट कर लेंगे। 1 हो और ये 2 हो और ये क्या हो? 3 हो।
बी में कितने हैं, ए बी, और ये क्या है, ए और बी। तो रिलेशन क्या बताया गया है, एक का ए से, एक का रिलेशन किससे है, ए से है, दो का किससे है, बी से, और तीन का किससे है, बी से। तो ये हमारा क्या रहा, एरो डायग्राम। इसी प्रकार मान लीजिए एक और हम कोई रिलेशन लेते हैं, सॉरी 1A 2B। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा जब भी ऐसे हमें कोई रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है, और वो मान लीजिए वो रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो, ए से बी में डिफाइन हो, हम यहाँ पर इसे ओवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवल। ओवल ध्यान दीजिएगा, इसको हम ओवल बोलते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन दिया है जो ए से बी में कुछ इस प्रकार डिफाइन है, ठीक है, और ए और बी हमें यहाँ पर दिए हुए, तो ए में जितने भी अवयव रहेंगे उन्हें हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। बी में जितने भी अवयव रहेंगे हम यहाँ पर क्या कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी यानी एक्स क्रॉस वाई, यानी जो भी दिया रहता है जिसमें वो रिलेशन डिफाइन रहेगा। यदि एक्स से वाई में डिफाइन है तो एक्स क्रॉस वाई का उपसमुच्चय होगा, यदि ए से बी में डिफाइन है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि ये रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर एक है और दो है तो यहाँ पर एक और दो नहीं, हम टोटल एलिमेंट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और वो रिलेशन जिस भी कार्तीय गुणन, जिस समुच्चय के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, उस समुच्चय के पहले भाग में जितने भी अवयव हैं उसको लिख लेंगे, और समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं उनको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए, एक का ए के साथ और दो का बी के साथ, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब तीन क्या है, खाली खाली, तीन का किसी के साथ रिलेशन नहीं है भाई, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम बोलते हैं इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, और इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमेज और इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इमेज क्या है, प्रतिबिंब, और प्री इमेज क्या है, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण। अब यहां पर 1 की इमेज क्या है, ए है, और 2 की इमेज क्या है, बी है, और 3 की इमेज क्या है, बी है। तो यहां हम कह सकते हैं ए प्रतिबिंब है 1 का, जबकि बी प्रतिबिंब है किसका, 2 तथा 3 का। ध्यान दीजिएगा, ए जो है ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, एक शीशा रखा हुआ है, तो एक को जब यहाँ पर हमने रखा, उसका जो इमेज बना यानी जो उसका प्रतिबिंब बना वो ए है, यानी ए प्रतिबिंब है किसका, 1 का, और यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक है, तो जो हमने शीशा यहाँ पर रखा हुआ है, तो उस शीशे की वजह से जो प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब बी है और 3 का भी प्रतिबिंब क्या है, बी है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमने इसको क्यों लिखा है हमने, प्री इमेज, तो ध्यान से समझिएगा, 1 जो है, ठीक है, ए का प्रतिचित्रण है। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं एक
प्रतिचित्रण है किसका? ए का। 1 जो है प्रतिचित्रण है ए का, जबकि 2 और 3 प्रतिचित्रण है किसका? बी का। तो ये था एरो डायग्राम। कुछ और एग्जांपल्स हम लेकर के चलते हैं जिससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए कुछ और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए ए यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है यहाँ पर ए बी, और जो आर है कुछ इस प्रकार है 1A 1B एंड 2A। यदि इसका हमें एरो डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हम 2 ओवल खींचेंगे, इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे। ए में जितने भी अवयव हैं उनको हम लिख लेंगे 1 2 3, और बी में जितने भी अवयव हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशन क्या है। एक का ए के साथ, एक का बी के साथ और 2 का ए के साथ। फिर यहाँ पर 3 क्या रहेगा? खाली रहेगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये रहा इसका एरो डायग्राम। इस बात से एक बात और क्लियर हो जाती है कि प्रतीक संबंध का, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या प्रतीक संबंध का एरो डायग्राम बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल प्रतीक संबंध का तीर आरेख, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, प्रत्येक संबंध का तीर आरेख खींचा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत आगे चलकर बताई जाती हैं, लेकिन मैं इसको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। वैन आरेख जिस तरह से आप लोग 11 पढ़े हैं बिल्कुल वही है यहाँ पर। एरो डायग्राम जो रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो एरो डायग्राम आप लोग समझ चुके होंगे। आगे आइए हम लोग देखते हैं कुछ और भी। और एक चीज़ और है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो तीर है, तीर कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पर भी खत्म हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तीर कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं भी खत्म हो सकता है। मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, और यहाँ पर A क्या है 1 2 3
और बी क्या है, ए बी। ठीक है, तो यदि इसका हमें एरो डायग्राम बनाना हो, इसको ए इसको बी, अब ए में जितने भी हुए हैं उनको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, 1 2 3, और बी में जितने भी अवयव हैं। ठीक है, तो ए का संबंध, एक का ए के साथ, फिर एक का बी के साथ, फिर 2 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ है और 3 का ए के साथ है। यानी इस प्रकार हम एक कह सकते हैं तीर कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पर भी खत्म हो सकता है। इतनी सी बात क्लियर हुई है आपको? तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अगला हमारा तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 हो और b है a b c, तो एक रस b क्या आएगा भाई? 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a। तो चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, 1 2 3 और बी में ए बी एंड सी। आप थोड़ा सा भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक है। इससे ज़्यादा बेसिक और यदि बताया जाएगा तो आपको क्लास 11 का चैप्टर क्लियर करना होगा। तो यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बस अपना सारा फोकस यहाँ करके रखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया ए और बी, तो ए क्रॉस बी में मैंने देखा तो कुछ इस प्रकार ए क्रॉस बी बनेगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b और 3c। यदि आपसे कोई पूछ दे इसमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे? टोटल जितने भी एलिमेंट हैं 2 के पावर लगा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल कितने आएंगे? मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512। कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? 512 आएगी। और यदि ए से बी में संबंधों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? संबंधों की कुल संख्या, तो अब क्या बताएंगे? 2 to the power 9 यानी 512। याद रखिएगा
एक राशि बी में जितने उप समुच्चयों की संख्या आएगी उतनी ही ए से बी में संबंधों की संख्या आएगी। इतनी सी बात समझ में आई। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिलेशन ए से बी में एक रिलेशन ऐसा है कि 1a और 2b, और हमें इसका एरो डायग्राम बनाना हो तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये मान लीजिए a है और ये क्या है, b है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसको हम ध्यान में रख करके नहीं बनाएंगे, इससे हम सिर्फ आरेख खींचेंगे। इससे हम क्या खींचेंगे, आरेख। जब भी हम इसमें प्लॉट करेंगे, जब भी हम इसमें एलिमेंट्स प्लॉट करेंगे तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, जो यहाँ पर सेट दिया रहेगा। तो ए में कितने हैं अवयव, 3, और बी में कितने हैं, ए बी सी। एक का अब हम देखेंगे इसको, एक का संबंध किससे है, ए के साथ, और बी का 2 का संबंध किससे है भाई। अब 3 छूट गया भाई, 3 की शादी नहीं हुई तो 3 छूट गया, और यहाँ पर सी भी बेचारा अकेला रह गया। तो वह नारे कुछ ऐसा ही है, अगर आपसे कभी भी कोई रिलेशन दे देगा तो वो ए से बी में डिफाइन हो सकता है, एक्स से वाई में भी डिफाइन हो सकता है, सी से डी में भी डिफाइन हो सकता है। मतलब वो 2 समुच्चयों के बीच तो डिफाइन होगा ही। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो चलिए आगे देखते हैं, संबंध के बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। यदि ये कोई समुच्चय है तो ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या है, स्वयं से संबंधित होता है। तत्समक संबंध में यदि ए कोई समुच्चय है तो प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होता है। तो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। तो चलिए देखते हैं, R 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, इसी प्रकार कहाँ तक, आगे तक। तो ये तो होता है रोस्टर फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो इसको किस प्रकार हम लिखेंगे भाई, x कामा y, x कामा y सच दैट x इक्वल टू y, x इक्वल टू y, जहां x कामा y एलिमेंट ऑफ ये। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में। तो इस बात से एक बात और पता चल गई कि हम किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे क्या आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है, जो तत्समक संबंध होता है, वो इनफाइनाइट होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हाँ, तत्समक संबंध क्या होता है, अनंत हो सकता है। यदि नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग कोई तत्समक संबंध बनाएंगे तो वो क्या होगा, अनंत होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे संबंधों को किस तरह से प्रकट करते हैं।
तो अगली हेडिंग क्या है? संबंधों को प्रकट करना। तो हम संबंध को अभी अभी आपको बताया है आइडेंटिटी रिलेशन में कि रोस्टर फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग रोस्टर रूप में कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, तो संबंध को हम लोग रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 4 एंड 3, 9। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप में। ये तो रोस्टर रूप में है। अब हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि। यदि इसी रिलेशन को हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आर कुछ इस प्रकार है, x, y, x, y सच दैट x स्क्वायर y, जहां x, y एलिमेंट ऑफ n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर, जबकि x इज लेस देन इक्वल टू 3। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यदि हम x का मान 1 से कम रखेंगे, 3 से कम रखेंगे या 3 के बराबर रखेंगे तो हमें ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। करके देख लेते हैं। मान लीजिए x का मान कितना आ जाएगा? 1, 2, 3। तो जब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो क्या आएगा? y का मान, यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 1। जब हम x का मान कितना रखेंगे? 2, तो y का मान कितना आएगा? 4। यदि x का मान हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 9। तो देखिए इस प्रकार हम इस संबंध को किस रूप में लिख सकते हैं? समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं। अरे भाई, जब x का मान हम यहाँ पर दिया है कि x का मान जो है 3 से या तो छोटा हो या 3 के बराबर हो, तो हमने यहाँ पर रख लिया 1, 2, 3। अब हमने x का मान यहाँ पर रखा तो देखा y बराबर कितना आया? 1 आया। अब जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना आया? 4 आया। जब x का मान हमने 3 रखा है तो हमने y का मान कितना पाया? 9 पाया है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। तो चलिए देखते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंधों के प्रकार। तो संबंध बेसिकली मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, यदि A कामा B R का अवयव है, यदि A कामा B यानी यह एक अवयव है जो R का क्या होगा? एलिमेंट होगा। ए बी एलिमेंट ऑफ R, तो A कामा A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यदि A और B एलिमेंट ऑफ R है, A कामा A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। अभी हम लोग इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। फिर दूसरा क्या है? सममित संबंध, सममित संबंध, जैसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R, तो B कामा A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं सममित संबंध। और एक तीसरा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध। क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R और B कामा C एलिमेंट ऑफ R, तो हम ये कह सकते हैं कि A कामा C एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? यदि ए बी एलिमेंट ऑफ R हो, तो A बस B की जगह पहला अवयव रख दीजिए, जो पहला अवयव है B की जगह रिप्लेस कर दीजिए, A कामा A एलिमेंट ऑफ R। सममित संबंध क्या होता है? यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R है, तो B कामा A उस रिलेशन में होना चाहिए। और तीसरा संक्रमक संबंध, जैसा कि मैंने बताया, यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R और B कामा C एलिमेंट ऑफ R हो, तो A कामा C एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, A कामा B एलिमेंट ऑफ R। हम ये कह सकते हैं A कामा A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यदि A और B, A कामा B एलिमेंट ऑफ R है, तो A कामा A एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं, यदि 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ R है, तो 1 कामा 1 एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यदि इसी प्रकार, ये तो स्वतुल्य है। अब हम लोग देखते हैं सममित। यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R है, तो B कामा A भी क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। यानी 1 कामा 2, इफ 1 कामा 2 एलिमेंट ऑफ R, तो 2 कामा 1 एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यदि 1 कामा 2 R का एक अवयव है, तो 2 कामा 1 भी R में होना चाहिए। ये तो सममित के लिए हो गया। और एक, यदि A कामा B एलिमेंट ऑफ R, B कामा C एलिमेंट ऑफ R, तो हम ये कह सकते हैं A कामा C
एलिमेंट ऑफ आर। यदि 1, 2 एलिमेंट ऑफ आर हो और 2, 3 एलिमेंट ऑफ आर हो तो ये अवश्य होना चाहिए कि 1, 3 भी उस आर में अवश्य हो। इसे हम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।